नमस्ते। प्राकृतिक आपदा ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? भूकंप, बाढ़, तूफान, है ना? मतलब प्रकृति का भयानक रूप। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये सिर्फ आधा सच है तो आज की इस चर्चा में हम इसी आम सोच को थोड़ा कुरेदेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई घटना असल में आपदा बनती कैसे है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या एक भूकंप जो बस धरती का हिलना है अपने आप में एक आपदा है? सोचिए, अगर यही भूकंप किसी वीरान रेगिस्तान में आए जहां दूर दूर तक कोई इंसान ना हो, तो क्या तब भी हम उसे आपदा कहेंगे? शायद नहीं। और यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का सार है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकृति और परिवर्तन की, मतलब द प्लैनेट्स कॉन्स्टेंट मोशन। देखिए, हमारा ग्रह, हमारी धरती कभी भी एक जैसी नहीं रहती। ये लगातार बदल रही है। और ये जो बदलाव है ना, ये कोई अच्छा या बुरा नहीं है। ये तो बस प्रकृति का अपना तरीका है। अब प्रकृति के ये बदलाव भी आप देखिए दो तरह के हो सकते हैं। एक तरफ है धीमे बदलाव, मतलब लाखों करोड़ों साल में पहाड़ों का बनना, घाटियों का गहरा होना। और दूसरी तरफ है अचानक होने वाले परिवर्तन, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी का फटना या फिर सुनामी। लेकिन मजे की बात यह है कि कुदरत की नज़र में ये दोनों ही बस नॉर्मल प्रोसेसेस हैं, सामान्य प्रक्रियाएं। और यहीं पे वो आइडिया आता है जो पूरा नजरिया ही बदल देता है कि आपदा असल में प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि उसके बाद होने वाली मानव प्रभावित सामाजिक घटना है। मतलब साफ है, डिजास्टर इवेंट में नहीं, उसके इम्पैक्ट में है। जमीन का हिलना सिर्फ एक भूगर्भीय घटना है, लेकिन जब उस हिलने से कोई शहर तबाह हो जाता है, तब वो आपदा बन जाती है। तो फिर आपदा है क्या? What is a disaster? चलिए अब जरा इसकी परिभाषा और समय के साथ हमारी समझ में आए बदलाव को देखते हैं। अगर एनसीईआरटी की परिभाषा देखें तो इसमें 3 बातें खास हैं। पहली, ये एक अचानक होने वाली घटना है। दूसरी, ये इंसानी कंट्रोल से बाहर होती है। और तीसरी और सबसे जरूरी, इससे जान और माल का इतना भारी नुकसान होता है कि उससे निपटने के लिए सरकार को असाधारण कदम उठाने पड़ते हैं। पहले हमारा नजरिया बड़ा सीधा था। कुछ भी हुआ तो हम प्रकृति को दोष देते थे कि हम तो बेचारे असहाय हैं। लेकिन आज का मॉडर्न व्यू ऐसा नहीं है। आज फोकस प्रकृति पर नहीं, बल्कि इंसानी कमजोरियों पर है, हमारी वल्नरेबिलिटी पर है। मतलब अब हम मानते हैं कि इंसान खुद ही अपनी हरकतों से खतरे को बढ़ाता है और चाहे तो उसे कम भी कर सकता है। अब इसी बात को और अच्छी तरह समझने के लिए हमें 2 शब्दों का फर्क समझना होगा, खतरा यानी हैजर्ड और आपदा यानी डिजास्टर। ये दोनों एक चीज बिल्कुल नहीं है। ये टेबल इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, एक नेचुरल हैजर्ड यानी खतरा बस एक पोटेंशियल थ्रेट है, एक संभावना है, जबकि डिजास्टर यानी आपदा एक असल घटना है जो हो चुकी है और नुकसान कर चुकी है। और इसीलिए जो आखिरी लाइन है वो सबसे काम की है। आपदा का फॉर्मूला क्या है? प्रकृति प्लस समाज। यानी जब तक समाज पर असर ना हो, खतरा खतरा ही रहता है, आपदा नहीं बनता। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। हिमालय की जो ढलानें हैं वो अपने आप में एक खतरा हैं, एक हैजार्ड हैं। वो हमेशा से वहीं हैं। लेकिन जब उन ढलानों पर लैंडस्लाइड होता है और उसकी चपेट में आकर किसी गांव, शहर को नुकसान होता है, लोगों की जान जाती है, तब वो खतरा आपदा बन जाता है। तो यहां से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इसमें इंसान की भूमिका क्या है। द ह्यूमन रोल। मतलब साफ है, हमारे ही काम खतरे को आपदा में बदलते हैं। हम चाहें तो रिस्क बढ़ा सकते हैं और चाहें तो कम कर सकते हैं। और हमारे काम भी 2 तरह से असर डालते हैं। एक तो हैं वो आपदाएं जो सीधे सीधे इंसान ने बनाई हैं, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी या चेरनोबिल जैसी परमाणु घटनाएं। और दूसरी तरफ हैं हमारे वो काम जो किसी प्राकृतिक घटना के असर को कई गुना बढ़ा देते हैं, जैसे जंगलों को काटना जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है, या फिर भूकंप वाले इलाके में कमजोर घर बनाना जिससे नुकसान कहीं ज्यादा होता है। अब क्योंकि ये मामला सिर्फ प्रकृति का नहीं बल्कि इंसानों का है और ये किसी एक देश तक सीमित नहीं है, तो जाहिर है इस पर एक वैश्विक प्रतिक्रिया भी हुई है। तो चलिए ग्लोबल रिस्पॉन्स एंड कैटेगरीज को देखते हैं। इसकी शुरुआत खास तौर पर 1990 के दशक में हुई, जब यूएन ने इसे एक अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया। फिर 1994 में आई योकोहामा स्ट्रैटेजी, जो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। क्यों? क्योंकि इसमें पहली बार इस बात पर जोर दिया गया कि सिर्फ ऊपर से प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि स्थानीय लोगों की भागीदारी सबसे जरूरी है। और यही सोच आज भी डिजास्टर मैनेजमेंट की नींव है।
इन आपदाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए इन्हें मोटे तौर पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है वायुमंडलीय, जिसमें साइक्लोन, सूखा, लू जैसी चीजें आती हैं। फिर है स्थलीय, मतलब जमीन से जुड़ी, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी। तीसरी है जलीय, जिसमें बाढ़ और सुनामी शामिल हैं। और चौथी है जैविक, यानी महामारी, टिड्डियों का हमला वगैरह। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, आज के दौर में क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो जैविक खतरे हैं ना, जैसे नई नई बीमारियां या कीड़े मकोड़ों का हमला, ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये इस बात का सीधा सबूत है कि कैसे हमारी अपनी गतिविधियां ही नए नए खतरों को जन्म दे रही हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। ये सब जानने के बाद कि आपदाओं को बनाने में हमारी भूमिका कितनी बड़ी है, अब सवाल ये नहीं है कि आपदा आएगी या नहीं। असली सवाल ये है कि भविष्य की सबसे बड़ी आपदाएं क्या सच में प्राकृतिक होंगे या पूरी तरह से मानव निर्मित। शायद इसका जवाब हमारे आज के फैसलों पर ही निर्भर करता है। पर साइंस में जाने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल है। कभी सोचा है कि किसी एक देश में आई तबाही से पूरी दुनिया को क्यों फर्क पड़ना चाहिए? सुनने में अजीब लगता है ना? पर इसी सवाल में ग्लोबल कोऑपरेशन का पूरा राज छिपा है, और आज हम उसी पर से पर्दा उठाएंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ये एक ग्लोबल चैलेंज कैसे है, फिर इन डिजास्टर्स को क्लासिफाई करेंगे, और उसके बाद जमीन के कांपने यानी भूकंप और समंदर की ताकत यानी सुनामी, इन पर थोड़ा डीप डाइव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, अ ग्लोबल चैलेंज। और यहां हम बात करेंगे योकोहामा स्ट्रैटेजी की। ये वो स्ट्रैटेजी थी जिसने डिजास्टर मैनेजमेंट को एक इंटरनेशनल इशू बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। जरा सोचिए, कोई आपदा इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी कि एक पूरा देश भी उसे अकेले हैंडल नहीं कर सकता, तब क्या होगा? बस यही वो पॉइंट है, यही वो सच्चाई है जहां से योकोहामा जैसी इंटरनेशनल स्ट्रैटेजीज की जरूरत महसूस हुई। सीधी सी बात है, कुछ लड़ाइयां अकेले नहीं लड़ी जा सकती। थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। साल था 1990, जब इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन या शॉर्ट में IDNDR शुरू हुआ। और इसी दशक के ठीक बीच में 1994 में योकोहामा स्ट्रैटेजी को अपनाया गया। अब ये स्ट्रैटेजी सिर्फ कोई कागज का टुकड़ा नहीं थी, इसके पीछे कुछ बहुत सॉलिड प्रिंसिपल्स थे। जैसे पहला, हर देश अपनी जिम्मेदारी खुद लेगा। दूसरा, डेवलपिंग नेशंस को प्रायोरिटी दी जाएगी। तीसरा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब स्थानीय लोगों को शामिल करना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर किया जाएगा। तो ये तो हुई ग्लोबल पॉलिसी की बात कि क्यों ये जरूरी है। अब आते हैं क्या पे, मतलब ये डिजास्टर्स हैं क्या? इनको समझने के लिए चलिए इन्हें क्लासिफाई करते हैं। इन खतरों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इन्हें 4 मेन कैटेगरीज या कह लीजिए 4 परिवारों में बांटना। पहला है एटमॉस्फेरिक, यानी वो खतरे जो आसमान से आते हैं, जैसे साइक्लोन, सूखा। दूसरा टेरेस्ट्रियल, मतलब जमीन से जुड़े हुए, जैसे भूकंप या ज्वालामुखी। तीसरा है एक्वाटिक, यानी पानी की ताकत, बाढ़, सुनामी। और चौथा बायोलॉजिकल, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जुड़ा है, जैसे कि महामारियां। और इन चारों में से जो बायोलॉजिकल हैजर्ड्स हैं ना, उनको लेकर एक बहुत ही वरिंग ट्रेंड सामने आया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से महामारियों जैसे खतरे अब और ज्यादा बढ़ रहे हैं, और ये फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग बेल है। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं, और शुरुआत करते हैं भूकंप से। एक ऐसी ताकत जो कब आ जाए कोई नहीं जानता, और जब आती है तो बहुत विनाशकारी होती है। और जब भूकंप की बात होती है तो एक सवाल जरूर मन में आता है, हिमालय दुनिया के सबसे ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स में से एक क्यों है? इसका जवाब जमीन के नीचे जियोलॉजी में छिपा है। वजह है 2 जायंट टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर। जो हमारी इंडियन प्लेट है वो लगातार हर साल थोड़ा थोड़ा यूरेशियन प्लेट के नीचे घुस रही है। अब ये मूवमेंट बहुत स्लो है, लेकिन इसकी वजह से जमीन के नीचे जबरदस्त प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। और ये प्रेशर ये सालों साल, दशकों तक एनर्जी जमा करता रहता है, एक जायंट स्प्रिंग की तरह। और फिर एक दिन अचानक ये सारी एनर्जी एक झटके में रिलीज होती है, और वही झटका एक जबरदस्त भूकंप बन जाता है। हिमालय में भूकंप की यही असली कहानी है। अच्छा, एक बात और, पूरे भारत में भूकंप का रिस्क एक जैसा नहीं है। एक तरफ है हिमालय, कच्छ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया,
जो वेरी हाई रिस्क जोन में आते हैं, और दूसरी तरफ है डेक्कन प्लेटो, जो एक बहुत ही पुराना और स्टेबल ज़मीनी हिस्सा है और उसे लो रिस्क जोन माना जाता है। देखिए, एक बड़े भूकंप का असर सिर्फ बिल्डिंग गिरने तक नहीं रुकता। ये तो एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। एक चीज गिरती है तो बाकी भी गिरने लगती हैं। भूकंप के बाद बड़े बड़े लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, नदियां अपना रास्ता बदल सकती हैं, जिससे अचानक बाढ़ आ सकती है। और इन सब का जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक लॉस होता है, वो तो बहुत ही ज्यादा होता है। तो सवाल ये है कि इससे निपटा कैसे जाए। इसके लिए बेसिकली 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, सीस्मोलॉजिकल सेंटर्स से लगातार मॉनिटरिंग करना। दूसरा, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनाना। और तीसरा, कौन कौन से इलाके ज्यादा वल्नरेबल हैं, उनकी मैपिंग करके पहले से तैयारी रखना। तो ये तो हुई जमीन की बात। अब चलते हैं समंदर की तरफ और समझते हैं उसकी ताकत को। हमारा अगला टॉपिक है सुनामी, जो ज्यादातर समंदर के नीचे होने वाली हलचल का नतीजा होती है। तो सुनामी है क्या चीज? आसान भाषा में कहें तो ये समंदर की बहुत विशाल लहरों की एक सीरीज होती है। और ये बनती कैसे है? जब समंदर के नीचे जमीन में भूकंप आता है तो पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अचानक ऊपर की तरफ उठता है और बस वहीं से सुनामी शुरू हो जाती है। यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सुनामी के बारे में। जब सुनामी गहरे समंदर में होती है तो उसकी वेवलेंथ, यानी 2 लहरों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है और लहर की हाइट बहुत कम। इसीलिए बीच समंदर में इस पर किसी की नजर भी नहीं पड़ती। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब ये लहर किनारे के पास शैलो वाटर में पहुंचती है। यहां सब कुछ उल्टा हो जाता है। वेवलेंथ एकदम कम हो जाती है और उसकी सारी एनर्जी लहर की हाइट में चली जाती है और देखते ही देखते वो छोटी सी लहर पानी की एक जायंट दीवार बन जाती है। और सुनामी का नाम आते ही एक तारीख है जो हम शायद कभी नहीं भूल सकते। 26 दिसंबर 2004, इंडियन ओशन सुनामी एक ऐसी तबाही थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। सुनामी का असर कोस्टल एरियाज पर बहुत ही भयानक होता है। जान और माल का तो भारी नुकसान होता ही है, साथ ही कोस्टल इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। और इसमें सबसे ज्यादा मार पड़ती है मछुआरों पर, जिनकी जिंदगी पूरी तरह समंदर पर ही निर्भर होती है। लेकिन 2004 की उस त्रासदी से एक बहुत बड़ा सबक भी मिला। इसके बाद भारत ने इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम को ज्वाइन किया। इसका मकसद था कि फ्यूचर में अर्ली वार्निंग देकर कीमती जानें बचाई जा सकें। ये एक बहुत बड़ा और जरूरी पॉलिसी चेंज था। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारा प्लैनेट बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से नए नए खतरे सामने आ रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या हमारी डिजास्टर से निपटने की स्ट्रैटेजीज इन नई चुनौतियों के लिए तैयार हैं? क्या हम सही पेस से चल रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा। तो सबसे पहले ये सवाल कि जब पता ही न हो कि क्या होने वाला है तो उसके लिए तैयारी कैसे की जाए। असल में यही एक सवाल पूरे आपदा प्रबंधन की नींव है। चलिए सबसे पहले भारत के 2 सबसे बड़े प्राकृतिक खतरों को देखते हैं जो हर साल लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डालते हैं, चक्रवात और बाढ़। ये सिर्फ आपदाएं नहीं हैं, ये भारत के भूगोल को आकार देने वाली ताकतें भी हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात आखिर होता क्या है? आप बस ये समझिए कि ये समंदर के ऊपर घूमता हुआ एक बहुत बड़ा ऊर्जा का इंजन है और इस इंजन को अपनी सारी शक्ति गर्म और नम हवा से मिलती है। देखिए, चक्रवात बनने के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है: गर्म नम हवा, स्थिर हवाएं और एक मजबूत कोरियोलिस बल जो धरती के घूमने से पैदा होता है। और यही वजह है कि भारत में बंगाल की खाड़ी चक्रवातों का एक हॉटस्पॉट है। अरब सागर के मुकाबले यहाँ कई ज्यादा चक्रवात आते हैं, खासकर अक्टूबर और नवंबर के महीनों में। एक तरफ तो चक्रवात का भयानक असर है, तूफान से उठती लहरें, तटीय इलाकों में बाढ़ और फसलों और घरों का भारी नुकसान। तो फिर इसे निपटा कैसे जाए? इसका जवाब है मैनेजमेंट। इसके लिए चक्रवात शेल्टर बनाए जाते हैं, समय पर चेतावनी देने वाले सिस्टम काम करते हैं और मैंग्रोव जैसे कुदरती कवच की रक्षा की जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं बाढ़ की। सीधे सीधे कहें तो सूखी जमीन का पानी में डूब जाना। इसके कारण कुदरती तो है ही, जैसे बहुत ज्यादा बारिश या नदी में उफान, लेकिन एक बड़ा कारण हम इंसान भी हैं, जैसे नदी के रास्ते में घर या शहर बसा देना।
और यहीं पर बाढ़ का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है, इसकी दोहरी प्रकृति। एक तरफ तो ये विनाशकारी है, लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, बीमारियां फैलती हैं, लेकिन दूसरी तरफ यही बाढ़ रचनात्मक भी है। ये ब्रह्मपुत्र बेसिन जैसी जगहों पर उपजाऊ मिट्टी जमा करती है, जिससे खेती के लिए नई और अच्छी जमीन बनती है। अच्छा, चक्रवात और बाढ़ तो वो खतरे हैं जो दिखते हैं, जिनका शोर होता है, लेकिन कुछ खतरे ऐसे भी हैं जो चुपचाप आते हैं और ज्यादा स्थानीय होते हैं, पर उतने ही खतरनाक होते हैं। सूखा और भूस्खलन। देखिए, सूखा कभी भी अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे बढ़ता है, एक के बाद एक स्टेज में। सबसे पहले बारिश में कमी होती है, जिसे हम मौसम विज्ञान संबंधी सूखा कहते हैं। फिर जमीन की नमी कम होने लगती है, जिससे खेती पर असर पड़ता है। इसके बाद तालाब और जलाशय सूखने लगते हैं और आखिर में पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही फेल होने लगता है। भारत में भी सूखे का असर हर जगह एक जैसा नहीं है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि राजस्थान और कच्छ जैसे इलाके अत्यधिक सूखे की चपेट में हैं। मतलब वहां पानी की कमी एक लगातार बना रहने वाला संकट है। वहीं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य भी गंभीर सूखे से जूझते हैं। और जब सूखा अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो ये एक भयानक संकट को जन्म देता है, जिसे त्रिकाल कहते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी स्थिति जहां लोगों के लिए भोजन, जानवरों के लिए चारा और पीने के लिए पानी, तीनों की एक साथ कमी हो जाए। अब आते हैं भूस्खलन पर। ये पहाड़ों से चट्टान या मिट्टी का अचानक नीचे खिसकना है, और इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि हर ढलान की अपनी अलग कहानी होती है। उसकी बनावट कैसी है, अंदर की चट्टानें कैसी हैं और उस पर कितनी बारिश हो रही है, सब कुछ मायने रखता है। तो सवाल ये है कि इनसे निपटा कैसे जाए। ये टेबल हमें कारण और समाधान दोनों एक साथ दिखाती है। खड़ी ढलानों के लिए स्लोप मैनेजमेंट जरूरी है। भारी बारिश वाले इलाकों में सीढ़ीदार खेती मदद करती है, और मानवीय गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए नियंत्रित कंस्ट्रक्शन और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना ही सही रणनीति है। तो अब तक हमने सारी चुनौतियों को समझ लिया है ना? पर अब बड़ा सवाल ये है कि इतने सारे अलग अलग खतरों से निपटने के लिए भारत राष्ट्रीय स्तर पर करता क्या है? और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही अहम कानून में, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। ये भारत की रणनीति की आधारशिला है। ये एक पूरा कानूनी ढांचा है कि आपदाओं से कैसे निपटना है। अब ये एक्ट करता क्या है? ये पूरे मैनेजमेंट को 3 आसान और तार्किक हिस्सों में बांट देता है। पहला, आपदा आने से पहले की तैयारी। दूसरा, आपदा के दौरान बचाव और राहत का काम। और तीसरा, आपदा के बाद लोगों को फिर से बसाना और भविष्य के लिए तैयारी करना। ये एक लगातार चलने वाला चक्र है। और इस पूरी योजना के पीछे जो दिमाग और ताकत है, वो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यानी NIDM। यही वो संस्था है जो रिसर्च करती है, लोगों को ट्रेनिंग देती है और योजनाएं बनाकर इस पूरे ढांचे को मजबूती देती है। तो अब हम अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हमारा ध्यान सिर्फ मैनेजमेंट से आगे बढ़कर एक ऐसे समाज को बनाने के लक्ष्य पर होगा जो इन आपदाओं का सामना करने में सक्षम हो, मतलब कि लचीला हो। इस पूरी बातचीत का जो सार है वो इस एक लाइन में छिपा है। हम आपदाओं को आने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ, हम खुद को और अपने समाज को इतना मजबूत जरूर बना सकते हैं कि उनका असर हम पर कम से कम हो। तो ये मजबूती आएगी कैसे? इसके 3 बुनियादी स्तंभ हैं। पहला है शमन, मतलब जोखिम को कम करना। दूसरा है तैयारी, यानी पहले से तैयार रहना। और सबसे जरूरी तीसरा स्तंभ है सामुदायिक भागीदारी, मतलब जब पूरा समाज एक साथ मिलकर काम करता है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए कि हमारे अपने इलाके में समुदाय के स्तर पर आपदाओं से निपटने की तैयारी कैसी है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। अगर इस विश्लेषण से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए ई-पाठशाला YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक शेयर किसी और छात्र की पढ़ाई आसान बना सकती है।